15 साल का शौहर हर रात गधे का गोश्त क्यों खाता था? ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बच्चे इस कहानी से दूर रहे। मैं एक बहुत बड़े बंगले में मामूली सी काम वाली के तौर पर काम करती थी। मेरे खानदान की औरतों ने नस्ल दर नस्ल ऐसे ही बंगलों में काम किया था और अपनी रोजी रोटी ऐसे ही घरों में काम करके कमाई थी। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा वाकया हो जाएगा जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मेरी अम्मा के जानने वाले अक्सर हमारे घर आते तो मेरा कोई ना कोई रिश्ता बताते थे। मेरी अम्मा की नजर आसमान पर थी। अम्मा कहती कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूंगी जो जमीन जायदाद का मालिक हो। हमारे रिश्तेदार जो हमारे घर आते हैरान होकर अम्मा से पूछते, शुमाइला तुम्हें इस हालत में कौन बंगले वाला या जमीन जायदाद वाला मिलेगा? तुम तो बहुत मामूली घर की औरत हो, इसलिए ऊंचे ख्वाब ना देखो और अपनी बेटी को अपनी इस्तेताक के मुताबिक ब्याह दो। मेरी माँ ये बातें सुनकर कहती कि तुमने अपनी बेटी को गरीब घर में ब्याह दिया है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, चाहे अपनी बेटी की शादी 80 साल मर्द से क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर औरतें कानों को हाथ लगाती और मेरी आंखों में आंसू उतर आते। क्या अम्मा मेरी शादी करेगी या मेरा सौदा? खुदा का शुक्र कि अभी तक किसी ऐसे बूढ़े का रिश्ता मेरी खातिर आया नहीं था, क्योंकि खुद को हरदम छुपा कर रखती मैं बिल्कुल ऐसे रहती कि कोई मुझे जान ही ना पाए। अम्मा ने लाख कोशिश की कि मैं भड़कीले चमकीले कपड़े पहनूं, लोगों के आगे पीछे फिरूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं खुद को छुपा कर रखती किसी नगीने की तरह, मगर फिर भी इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वो तो कभी भी टल नहीं सकता। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही जा रही थी। मैंने ना सोचा था कि एक दिन मैं जब बाग में खेल रही थी तो बड़ी मालकिन आज वो मुझे घूर कर देख रही थी। उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी खड़ा था जिसकी उम्र 15 साल के करीब होगी। मैंने देखा बड़ी मालकिन कभी मुझे देखती तो कभी अपने पोते को। मुझे समझ ना आ रही थी कि वो इतनी गौर से हमें क्यों देख रही हैं। शाम को जब मैं अपने घर आई, मेरी माँ ने मुझे जो बात बताई उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। देखा तो बड़ी मालकिन अम्मा के साथ बैठी खुसर खुसर कर रही थी। अम्मा के चेहरे पर मारे खुशी के जैसे फूल खिल रहे थे। अम्मा बार बार उठकर मुझे गले लगाती चूमती। बड़ी मालकिन वहां से चली गई थी। मैंने अम्मा से हैरत से पूछा, क्या हुआ है अम्मा? तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? अम्मा कहने लगी, मुझे पता है कि तुम इस बात से खुश नहीं होगी, पर मेरी जान मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जानती हूँ कि जो भी होने जा रहा है वो हम सबकी जिंदगियां बदल देगा। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा। वो कहने लगी कि तेरी शादी मालकिन के पोते के साथ होगी, वही जिसके नाम पर करोड़ों की जायदादें हैं और वो आगे चलकर इस सारी जायदाद का अकेला मालिक बनेगा। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा। अम्मा ऐसा कौन सा अम्मा जी का पोता है जो मुझसे शादी करेगा? मेरी बात पर माँ ने मुझे फिर से चूमते हुए कहा, तू उस मलिक रूहान को नहीं जानती जो कि तुझसे उम्र में भी छोटा है। देख बड़े होकर ख्याल भी रखेगा, अभी तो सिर्फ 15 साल का है। ये सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। अम्मा तुम होश में तो हो? मैं 15 साल के लड़के से शादी करूं? मेरी उम्र 20 साल हो चुकी है। 15 साल का लड़का मेरा शोहर बनेगा। तुम होश में तो हो माँ? खुदा के लिए ना ही मुझ पर जुल्म करो ना ही उस पर। तुम पैसों की खातिर अंधी हो गई हो क्या? ये सुनकर मेरी माँ ने मुझे एक जबरदस्त चांटा रसीद किया और बोली, खबरदार जाइंदा मेरे सामने जबान लड़ाई तो मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुझे मैंने अपने पेट में 9 महीने रखकर इसलिए नहीं पैदा किया कि तू मेरी नाफरमानी करे। मैंने कहा, अम्मा क्या औलाद को पैदा करने का मतलब ये है कि तुम उनकी सौदेबाजी करो? अम्मा ने मुझे एक और थप्पड़ मार दिया और बोली, खबरदार जो तूने ऐसी बात आइंदा अपने मुंह से निकाली। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर कौन सा तुझे ऐसा 80 साल बुढ़े से ब्याह रही हूँ? वो लड़का तुझसे उम्र में छोटा है, थोड़ी ही हर्षे में जवान हो जाएगा, फिर तुझसे दबकर रहेगा। तू उम्र में उससे बड़ी है, जो चाहे उससे करवा सकती है। मैंने कहा, अम्मा मुझे किसी बच्चे को नहीं पालना, मुझे एक जिम्मेदार शोहर की जरूरत है जो मेरा ख्याल रखे। भले इतना दौलतमंद ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी मलिक रोहान के साथ बात पक्की कर दी। मलिक रोहान मुझसे उम्र में काफी छोटा था, पर ना जाने क्यों उसमें एक अजीब सा रौब था। मैं जब भी रोहान को देखती वो मुझे मुख्तलिफ ही लगता था। मैंने अब उसे शोहर वाली नजर से भी देखना शुरू कर दिया था। वाकई रोहान में कोई ना कोई खास बात जरूर थी, पर उसका एक मसला था, वो ये कि वो बोलता नहीं था। बस हमेशा मुझे अजीब से नजरों से देखता रहता, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। एक और बात जो कि रोहान में अजीब थी वो ये कि उसका रंग बाकी खानदान वालों से नहीं मिलता था। मालकिन का रंग तो पक्का और काला था, उनके सभी बेटे भी ऐसे ही थे, पर खुदा जाने क्यों उनके एक बेटे यानी उनके पोते का रंग उन सबसे जुदा था।
आंखों का रंग भी बुरा था। फिर मालकिन उससे इतनी मोहब्बत नहीं करती थी जितनी अपने बाकी पोतों पोतियों से करती थी। मालकिन उससे एक इम्तियाज से सलूक रखती थी। हाँ, मगर अब शादी हो रही थी, वो भी उसकी उस वक्त जब 15 साल का ही था। मैंने देखा रूहान के चेहरे पर हमेशा खुशी की लहर ही देखी थी पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो खुश किस बात से है। उसने अभी तक मुझसे सलाम दुआ भी नहीं की थी, यहाँ तक कि मेरी शादी का दिन आन पहुंचा और मेरा गम कुछ कम हो गया था। मैं एक नुकरानी की बेटी थी। जाहिर है मुझे सारी जिंदगी सुकून से तो गुजारने के लिए एक अमीर घर की जरूरत थी। मुझे इतना खूबसूरत शोहर और कहीं नहीं मिल सकता था जो मुझसे उम्र में छोटा भी हो। वैसे भी मैं कौन सी बूढ़ी थी, 20 साल की थी। जब तक मेरे बच्चे होते और वो भी यानी मेरा शोहर बड़ा होता तब तक जिंदगी ही गुजर जानी थी। कुछ साल ही का तो फर्क था। मैंने ये सोचकर खुद को दिल में समझा बुझा लिया था, पर अब मैं सोच रही थी कि मैं अपने शोहर के साथ इस बारे में बात करूंगी। वो मुझे उम्र से बड़ा लगता था। मेरी शादी हो गई, मगर जैसे ही मेरा निकाह पढ़वाया गया मालकिन के तो चेहरे के तेवर ही बदल गए। मैंने देखा रुकैया बेगम बाकी सब सहेली और घर वालों में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। अब वो मुझे बहुत परेशान नजर आ रही थी, जबकि पहले वो इससे ज्यादा खुश थी। मेरी अम्मा की तो लॉटरी खुल गई थी क्योंकि उनकी लॉटरी चलक गई थी। बैठे बैठाए उनकी बेटी ने उनकी जिंदगी को आसान तरीन बना दिया था। अब अम्मा को भी मालकिन नुकरानी की तरह नहीं देखती थी, बल्कि उनको एक खास दर्जा देने पर मजबूर थी। पूरे खानदान के सामने उन्होंने अपने पोते की शादी एक नुकरानी की बेटे से की थी। अब ऐसा तो होना ही था, मगर अजीब बात तो ये थी कि उनके बड़े पोते अभी गैर शादीशुदा थे। एक की उम्र तो 30 साल थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने 15 साल पोते की शादी क्यों की थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। रोहान भी खामोश सा बैठा हुआ था। मालकिन और भी ज्यादा परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में आओगी। हाँ, मैं लड़की से कह दूंगी तुम्हें मेरे कमरे में छोड़ आएगी। मैं हैरान थी मालकिन सास की तरह रवैया इख्तियार किए हुए क्यों है। कौन सा उन्होंने मेरी शादी अपनी किसी जवान बेटे से कर दी। ये तो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी शादी करना मेरी समझ से बाहर था। खैर, मुझे थोड़ी देर के बाद रुकैया बेगम के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं वहां बैठी उनका इंतजार कर रही थी। तभी वो हड़बड़ी में कमरे में दाखिल हुई, दरवाजे को जोर से बंद किया और मेरी तरफ गुस्से वाली निगाहों से देखकर बोली, देखो लड़की, मैं अपने कमसुन पोते की शादी तुमसे कर दी है। वो अभी भी बालिग हुआ है, पर उसे मियाँ बीवी के रिश्ते का कुछ पता नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, पर हाँ, मेरे पोते को फंसाने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी शादी सिर्फ इसके इत्मीनान के लिए करवाई है क्योंकि वो एक ऐसे बाप की औलाद है जिसने खुद भी 2 शादियां कर रखी थीं। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि रुकैया बेगम अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, जबकि मेरी सास यानी रोहान की माँ मर चुकी है और रोहान उन्हें ही अपनी माँ मानता है। सो इस हिसाब से रुकैया बेगम मेरी सास हुई थी। मैंने कहा, बीबी जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। वैसे भी ये शादी आपकी मर्जी से हुई है। आपकी करम नवाजी के आपने मखमल में टाट का पैबंद लगा दिया और मैं आपकी हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी ये बात सुनकर रुकैया बेगम के चेहरे पर एक तकब्बुर भरी मुस्कुराहट आई और बोली, हाँ बिल्कुल, मैंने मखमल में टाट का पैबंद तो लगा दिया, पर अब तुम खुद को सही साबित करना। मेरे बेटे के साथ ज्यादा ताल्लुक बनाने की कोशिश भी मत करना। अभी वो छोटा है, उसे इन बातों का नहीं पता। चाहती हूँ कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। बस उसकी जिद थी कि ये किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो मैंने उसकी शादी तुमसे कर दी। रुकैया बेगम ने बाकायदा जो बात बताई थी मुझे असल हकीकत से कुछ मुख्तलिफ मालूम होती थी। रुकैया बेगम मुझे मेरे शोहर के कमरे में भी नहीं भेजना चाहती थी, पर चूंकि उन्होंने सबके सामने अपने पोते की शादी करवाई थी, अब वो मुझे रोक भी नहीं सकती थी। वैसे भी एक कमरे में तो उनके शोहर ने आना था। उन्होंने मुझे बड़े ही पत्थर दिल के साथ वापस मेरे कमरे यानी रूहान के कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आई तो रूहान पहले से बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जाहिर है उसे खुद से छोटा समझती थी। मैंने कहा, अरे वाह, तुम तो दुल्हन की तरह मेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा तुम्हें मेरा इंतजार करता देखकर। मैंने देखा रूहान खामोशी बैठा था। मैं उसके करीब जाकर बैठी। वो बोलने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि रूहान सही तरीके से बोल नहीं सकता, मगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मैंने कहा, रूहान क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? उसने मुझे जुबान से इशारा करके बताया कि वो ज्यादा बोल नहीं सकता। मैंने कहा कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, तुम बोल नहीं सकते। मुझे लगता था कि सतम गिर हो। मैंने उसका मजाक करना शुरू किया था, पर रूहान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तब मुझे यकीन हुआ कि उसे ये बातें बुरी लग रही हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने खुद को काली चादर में लपेट रखा था, जबकि वो बहुत जल्दी में लग रही थी। उसकी सांसें भी फूली हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसी रुकैया बेगम की। मैंने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? बोली कि देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए तुमसे एक बात करने आई हूँ।
अगर तुम्हें कोई दिलचस्पी है तो मेरे पीछे पीछे छत पर आ जाओ। या खुदा, ये क्या बात हुई? मेरे शौहर ने भी मुझे इशारा किया कि तुम ऊपर छत पर चली जाओ। मुझे इत्मीनान हुआ। मैं उसके पीछे पीछे अंधेरी रात में चलती सीढ़ियां बूर करती छत पर आ गई थी। मुझसे पहले ही वो छत पर पहुंच चुकी थी। मैंने देखा कि वो बड़ी परेशान लग रही थी, छत पर चक्कर काट रही थी। मुझे देखते ही उसने अपने होठों पर उंगली रखी और मुझे चुप करवाते हुए बोली, खामोशी से पूरी बात सुनो। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। उसकी शक्ल रूहान से मिलती जुलती थी। क्या बात है? मेरे पूछने पर उसने इधर उधर देखा और बोली, तुम्हें मेरा भाई रूहान कैसा लगता है? मैंने कहा, रूहान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस के वो बोल नहीं सकता। कहने लगी, बस मैं तुम्हें कुछ राज बताऊंगी, पर वो बाद में। फिलहाल के लिए तुम्हें इतना बता दूं कि ये उस औरत का पता है जो कि तकरीबन 4 घर छोड़कर रहती है। उसने कागज मेरी मुट्ठी में थमाते हुए कहा था, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती क्योंकि मेरा शोहर मुझे लेने के लिए आ जाएगा। रुकैया बेगम ने मेरी शादी में एक ऐसी आदमी से कर दी है जो बहुत ही जहरीला और कड़वा है। मुझे ज्यादा देर तक मेरी अम्मा अब्बा के घर रुकने नहीं देता, हालांकि मैं यहाँ मुस्तकिल रहना चाहती हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उस लड़की की उम्र भी मेरे जितनी थी, पर वो भी शादी कर चुकी थी। हैरत की बात थी कि रुकैया बेगम ने अपनी इन पोतों की शादी बहुत जल्दी की, जबकि बाकियों की उम्रें हालांकि काफी ज्यादा भी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी रुकैया बेगम उनकी शादी का नाम नहीं लेती थी। कहने लगी कि तुम उसके पास जाओगी तो तुमको सब कुछ बता देगी, तुम्हारा शोहर का राज भी और मेरे बारे में भी सब कुछ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बोली कि चलो अब तुम नीचे चली जाओ, ये ना हो कि तुम्हें कोई मेरे साथ देख ले, फिर तुम पर भी पाबंदियां आयद हो जाए। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैं पर्ची लेकर नीचे आ गई। मैंने देखा कि रूहान सो चुका था। मैंने कमरे की रोशनी बंद करते हुए उसे देखा। उसके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत थी, पर एक नौजवान जैसा रोब भी था। मैं सोने के लिए लेट गई। उस पर्ची को मैंने अपने तकिए के नीचे रख दिया था। सुबह उठी तो उस पर्ची को भूल गई। रुकैया बेगम मेरे कमरे में आ गई। मुझसे कहने लगी, बाहर आ जाओ, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता कर लो और अपने शोहर को भी ले आओ। मैंने रूहान को बाहर चलने का कहा। मेरे साथ वो भी उठा। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। वो भी उठा। मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का भी था कि मेरा शोहर बोल नहीं सकता। खैर मैं बाहर आ गई। हम लोग नाश्ते की मेज पर बैठे। मेरी सास ने हम दोनों के आगे नाश्ता किया, फिर तमस्कर भरे अंदाज में बोली, क्यों भाई, रूहान तो बड़े सेठ बाप का बेटा है, क्या उसने तुम्हें मुंह दिखाए में कोई तोहफा नहीं दिया? मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे रूहान ने क्या तोहफा देना था? ये सुनना था कि रूहान ने मेज पर एक हाथ मारा और फिर वहां से उठकर चला गया। ये देखकर मेरी सास ने अपने शौहर की तरफ देखा और बोली, देख लिया आपने, मैंने तो इसकी शादी भी कर दी, पर फिर भी इसको चैन नहीं आया और ना ही मुझसे खुश हुआ है। ये देखकर मेरे ससुर ने भी एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गए। नाश्ता कब खत्म हुआ मैं सोचों में गुम थी, पता नहीं चला। मैं कमरे में आई तो रूहान बैठा रो रहा था। वो बेड के दूसरे किनारे पर बैठा अपने आंसू पोंछ रहा था। मुझे देखते ही मर्द बनकर खड़ा हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर मैं समझ गई थी कि कुछ जरूर हुआ है जो उसे बुरा लगा है। मुझे अब उस पते की फिक्र थी जिस पर मुझे जाना था। मैंने रूहान को सारी बात समझा दी कि कहा कि रात को ऐसा क्या हुआ था, अगर तुम चाहो तो हम दोनों बाहर जा सकते हैं। बोला कि हाँ। उसने मुझे इशारे में समझा दिया कि वो मेरे साथ चल सकता है। उसकी जबान भी तोतली थी, ज्यादा बोल नहीं सकता था। टूटे फूटे अल्फाज में उसने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अम्मा मुझे कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम सैर करने जा रहे हैं। मैं और रूहान बाहर निकले। हमारा रुख उसी गली की तरफ था जहाँ पर मुझे जाना था। रूहान की बहन ने ही पता दिया था। हाँ, वहाँ पहुंचे। जिस औरत ने दरवाजा खोला वो बहुत हसीन थी। उसका चेहरा भी रूहान की तरह था, जबकि रुकैया बेगम जरा भी रूहान से मिलती जुलती नहीं थी। मैंने देखा वो औरत हमसे बहुत शफकत से पेश आई, हमें अंदर अपने कमरे में ले गई। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें जरूर रूहान की बहन ने मेरा पता बताया होगा। वो बेचारी ज्यादा देर तक यहाँ आ नहीं सकती थी। बस वो चाहती है उसके भाई की शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए जो उसको संभाले। मैंने कहा, आप ही मुझे पूरी बात बता दें ताकि मैं रूहान की मदद कर सकूं। आखिर मामला क्या है? बोली कि बेटी बात बहुत लंबी है, फिलहाल तुम्हारी सास यहाँ भी आ ना जाए। तुम ऐसा करो कि इस पते पर हकीम साहब के पास चले जाओ। अब तो तुम्हारा शोहर और तुम घूमने फिरने के बहाने कहीं भी जा सकते हो। यह हकीम तुमको गोश्त देगा, इस गोश्त पर कुछ जड़ी बूटी भी देगा। इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। मैंने उनसे मजीद कोई बात नहीं की। वो भी जल्दी में लग रही थी। उनसे हकीम का पता लिया और रूहान के साथ वहां पहुंच गई। हकीम साहब ने रूहान को अंदर कमरे में ही बुलाया और फिर मुझे गोश्त दे दिया। कहा कि इसे तुम अपने पास फ्रिज में रख लेना। इसकी एक बोटी रोजाना तलकर इस पर ये जड़ी बूटियां छिड़क देना और फिर इसको लाश में खिलाना। लेकिन हाँ,
इस बात का ध्यान रहे कि अमल बाकायदगी से करना है, वरना तुम्हारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं रोहान को वहां से लेकर वापस अपने घर आ गई। मुझे वो गोश्त खिलाने की ताकीद की गई थी, पर साथ में ये भी कहा गया था कि ये बात अपनी सास से छुपा कर रखनी है। सो मैंने अपनी अम्मा के घर जाकर वो गोश्त फ्रिज में रख दिया। जानती थी कि मेरी सास ऐसा नहीं करने देगी मुझे, क्योंकि कोई ना कोई बात तो थी ही। और जैसा कि मुझे मेरी नंद और रोहान की बहन ने बताया था कि रोहान का बाप मेरी सास का अकेला बेटा था और एक पठान खानदान की औरत से उसने शादी भी की थी। वो बहुत ज्यादा गैरतमंद भी था और अपनी बीवी बच्चों के लिए उसने बहुत सारा माल भी बनाया था। उनके बाप के बेटे काफी बेकार थे। उन्होंने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया, बस रोहान के बाप की कमाई बैठकर खाते रहे। रोहान का बाप आखिरी उम्र में बीमार हो गया था। आखिरी उम्र क्या थी, बेचारा 50 साल का था जब इस दुनिया से चल बसा। बस फिर रोहान की माँ भी इस दुनिया से इसी गम में चली गई और फिर रोहान बेचारा दुनिया में अकेला रह गया। रोहान के बाप ने बेपनाह दौलत कमाई थी। उसने अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया की थी, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी वसीयत को किस तरह से बिगाड़ा जाएगा। जब रोहान का बाप फोत होने लगा तो उसने अपने बच्चे के नाम सारी दौलत कर दी थी, क्योंकि उसकी बीवी इससे पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। और साथ ही ये शर्त भी लिख दी कि जब तक रोहान की शादी नहीं हो जाती तब तक रोहान की सारी दौलत उनके एक भरोसे वाली दोस्त के पास रहेगी, क्योंकि वो जानते थे कि रोहान की दादी कभी भी उनके बेटे को इसका हिस्सा नहीं देगी। सो उन्होंने सोचा जब बच्चा समझदार हो जाए तब दौलत उसके हवाले की जाए। पर रोहान की सुतेली माँ ने चालाकी करके अपने पोते की शादी जल्द ही एक ऐसी मजलूम और मजबूर लड़की से कर दी जो इनके सामने कुछ बोल ना सके। रोहान की रगों में बहादुर बाप का खून दौड़ रहा था। कुछ अरसा वो दवा इस्तेमाल करने से उसकी कमजोरियां भी ठीक हो गई। वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, शायद उस पर बहुत तरह के जुल्म किए गए थे, तभी वो रवानी से बोल भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसका मुकम्मल इलाज करवाया। अगरचे मैं खुद भी 20 साल की थी, पर अल्लाह ने मुझे अकल से नवाजा था। तकरीबन 6 महीने गुजरे, रोहान बेहतर होने लगा। रुकैया बेगम को जब पता चला, लेकिन उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था। मैं और मेरा शोहर अपनी जिंदगी की बुनियाद रख चुके थे, जिसे रुकैया बेगम चाह कर भी हिला नहीं सकती थी। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।